मुकेश राजस्थान के एक गांव में पला बड़ा था और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अक्सर गांव से मुकेश की माँ का मुकेश के पास फोन आता। बेटा, तेरी उम्र 30 साल होने वाली है, शादी कब करेगा? कर लूंगा माँ, आप शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? बेटा, मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि तू कब बहू को लेकर गांव आएगा। माँ, जब किसी लड़की से प्यार होगा तो जरूर उससे शादी कर लूंगा। एक दिन मुकेश की कंपनी में मीटिंग होती है। अब हमारी कंपनी चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। हम चाइना में अपना नया ऑफिस खोल रहे हैं, तो तुम लोगों में से कौन कौन वहाँ जाना चाहेगा? सर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुंफू भी सीखना है। अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ मुकेश चाइना पहुँचता है। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हर शाम को मुकेश एक चाइना के एक मार्शल आर्ट गुरु से कुंफू सीखने जाता था। मार्शल आर्ट गुरु की एक बेटी थी, जगमा। जगमा ने कई बार मुकेश की कुंफू सीखने में सहायता की। जगमा और मुकेश एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। मुकेश जगमा को हिंदी बोलना भी सिखा देता है। एक दिन जगमा अपने पिता से आज्ञा लेकर मुकेश से शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद चाइना में कोरोना वायरस फैल जाता है। मुकेश की कंपनी अपने सभी एम्प्लॉइज को इंडिया वापस बुला लेती है। मुकेश जगमा के साथ इंडिया वापस लौटता है। मुकेश कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी लेकर जगमा के साथ गांव जाता है। लो माँ, मैं बहू ले आया हूँ। गांव के सभी लोग मुकेश की चाइनीज बहू देखने आते हैं। बेटा, तुझे हमारे देश में कोई लड़की नहीं मिली जो तू चाइना से बहू लेकर आया? माँ, अब बहू तो बहू ही है, फिर चाहे इंडिया की हो या चाइना की। वैसे भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक गांव की तरह ही हो गई है। लेकिन ये तो हमारी भाषा भी नहीं समझ पाएगी। नहीं माँ, जगमा को हिंदी बोलनी आती है। जगमा, हिंदी में कुछ बोलकर दिखाओ। नमस्ते सासू माँ। जगमा रात में 3 बजे ही उठ जाती थी और खूब आवाज निकाल निकाल कर हा हैया हु कुंफू का अभ्यास किया करती थी। एक दिन जब जगमा कुंफू प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका हाथ छत से लटकी दूध की मटकी पर लग जाता है। मटकी गिरकर फूट जाती है और सारा दूध फैल जाता है। अरे मुकेश, तू ये कैसी बहू ले आया है? एक तो आधी रात में उठकर चिल्लाती है और अब तो इसने घर की चीजें भी तोड़ना शुरू कर दिया है। इतना गाढ़ा दूध बर्बाद कर दिया। अरे माँ, थोड़ा सा दूध ही तो गिर गया, तो क्या हो गया? मैं डेयरी से जाकर ले आऊंगा। एक दिन मुकेश की माँ को सर्दी जुकाम हो जाता है और 3-4 दिनों तक ठीक नहीं होता। मुकेश की माँ टीवी पर चाइनीज कोरोना वायरस की खबर देख लेती है। वो मुकेश से कहती हैं, बेटा, लगता है मुझे कोरोना वायरस हो गया है और इसका कारण तेरी बहू है। ये जरूर चाइना से कोरोना वायरस लेकर आई है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ना जगमा वायरस लेकर आई है और ना ही तुम्हें वायरस है। ये सामान्य सर्दी जुकाम है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुकेश की माँ की बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के जिन जिन परिवारों में लोगों को सर्दी जुकाम होता है, वे जगमा पर कोरोना वायरस फैलाने का शक करने लगते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग मुकेश के घर आकर कहते हैं, अपनी बहू को गांव से बाहर निकालो, ये गांव में वायरस लेकर आई है। तुम लोगों को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं और जांच करा के देखते हैं। मुकेश जगमा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके पीछे कुछ गांव वाले भी जाते हैं। जगमा की जांच होती है। जगमा को कोरोना वायरस नहीं है। फिर कुछ गांव वाले भी अपनी जांच कराते हैं। गांव वालों में भी किसी को कोरोना वायरस नहीं होता। देखा तुम सब गांव वालों ने, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी तरह का इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और जब भी कोई इस तरह की संक्रामक बीमारी फैलती है तो ना हमें घबराना चाहिए और ना फालतू में अफवाहें फैलानी चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। सभी गांव वाले जगमा से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर देना बेटी। कोई बात नहीं सासू माँ,
समय की बात है। बीरपुर गांव में सपना और माया नाम की 2 बहनें रहती थीं। सपना का रंग काला था, जबकि माया गोरे रंग की थी। सपना जब बाग में घूमने जाती तो माया अपनी सहेलियों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलुटी बैंगन रूठी इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा, पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है। घर जाकर सपना रोती है और अपने पिताजी से कहती है, बापू, माया और उसकी सहेलियां हमेशा मेरे कालेपन का मजाक उड़ाती रहती हैं। वो कहती है मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। रो मत बेटी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। एक न एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नदी के पास बैठकर अपने बाल बनाती रहती और अपनी परछाई को नदी में देखकर निहारती रहती। इस पूरे गांव में भला मुझसे सुंदर कौन लड़की होगी? जरा देखो तो, मैं कितनी गोरी हूँ। जरूर किसी दिन मेरी शादी गांव के मुखिया के लड़के से होगी और सपना और बाकी लड़कियाँ इन्हीं झोपड़ों में सड़ती रहेंगी। हाँ कुछ समय बाद सपना और माया के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सुनो माया, अब पिताजी तो रहे नहीं, हमें ही घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। इस तरह खाने भर के पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी अकेली ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। उसी समय गांव के मुखिया का लड़का धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे ये कौन घायल हो गया है? सपना धनवीर को ले जाकर एक पेड़ की छांव में लेटा देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर धनवीर का पाँव साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रही थी तो तुम रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सपना की मुखिया के बेटे से शादी हो जाती है और वो बहू बनकर मुखिया के घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से ब्याह करके आ गया? ऐसा काला रंग तो हमारे खानदान में भी किसी का नहीं है। माँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम ही करना था तो किसी गोरी लड़की से कर लेता। ऐसी काली लड़की से शादी करके तूने तो परिवार की नाक कटवा दी। अब जब बहू काली है तो तेरे बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। सपना अपनी सास के ताने सुनकर बहुत दुखी होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी रोना पड़ेगा। सपना घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन धोती, फिर भी सपना की सास उसे ताने मारती। एक दिन रात में सपना की सास के पैर में बहुत तेज दर्द होता है। मुखिया और धनवीर दोनों ही किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर केवल सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपने सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन आसपास कोई सवारी नहीं होती जिससे वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में कोई सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पीठ पर लद जाओ। अपनी पीठ पर लाद कर मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ। अपनी सास को पीठ पर लाद कर सपना रात में उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। आपको घटिया हो गया है, मैं आपको तेल दे रहा हूँ। 40 दिनों तक लगातार इससे पैरों पर मालिश कीजिएगा। सपना 40 दिनों तक अपनी सास की सेवा करती है। सास के पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तुझ में गुण बहुत हैं। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन अब मैं समझ गई कि असली सुंदरता इंसान के रंग और रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है।